हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर। और आज हम बात करेंगे हमारी जो मैनेजमेंट की थर्ड फंक्शन है, दैट इज स्टाफिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए हम लेके आ गए हैं एक क्रैश कोर्स। अब इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई हैं? आपकी 8 मार्च से। ठीक है, अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? जैसे बीए हो गया, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीवोक और बीटेक। ठीक है, तो आप इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं आपको वो पीपीटी के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। अब इसकी प्राइस कितनी है? इसकी ऑफर प्राइस है आपकी 999, दैट इज 999 की है। एक्चुअल प्राइस इसकी 2999 की थी। ठीक है, 2999 की। और अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है तो ऑफर प्राइस कितनी है आपकी? 999 की, 999 की। ठीक है, इसके अलावे आपके लिए मॉक टेस्ट भी आ रहा है ना। इसकी स्टार्टिंग डेट कितनी है आपकी? ये कब से प्रोवाइड किया जाएगा आपको? 17 मार्च से। इसकी प्राइस कितनी है आपकी? 249 की। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी जो सीयूईटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आप जाके क्या करोगे? रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आप उसमें लॉगिन करोगे। अपने कोर्स को सेलेक्ट करके, जो कि आपकी क्रैश कोर्स है, उसे सेलेक्ट करके आप क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे, फिर आपको वो कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट में इससे पहले हमने मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक कंसेप्ट्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे थे। फिर हमने जो मैनेजमेंट का हमारा फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हमने देखा था। और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी जो एमसीक्यूज हैं ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, उससे भी हमने प्रैक्टिस किए थे। आज हम मैनेजमेंट की जो थर्ड फंक्शन है हमारी, कौन सी है? स्टाफिंग। ठीक है, तो उसके जो टॉप 50 एमसीक्यूज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग प्रोसेस जो है आपकी, स्टाफिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं। तो आपको यहाँ फर्स्ट 5 स्टेप्स दी गई हैं। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं दी गई है ना। इसको क्या किया गया है? इसको मिसमैच करके आपको दिया गया है और आपको क्या करना है? इसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला है आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहला। दूसरा है रिक्रूटमेंट। तीसरा है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चौथा है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और पांचवा है आपका सिलेक्शन। तो इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में जो स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं। आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट सीक्वेंस जो है उसे आपको चूज करना है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करते हैं कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो वर्कफोर्स एनालिसिस है ना, वर्कलोड एनालिसिस जो हम करते हैं वो इसी के अंदर आती है, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड क्या आता है? सेकंड आपका आता है रिक्रूटमेंट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? पूल ऑफ कैंडिडेट्स, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं आपके, ठीक है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनकी पूल को क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उससे हम क्या इनवाइट करते हैं? एप्लीकेशन। जो जॉब वैकेंसी है, जो वेकेंट जॉब पोजीशन है, उसके लिए हम कैंडिडेट से क्या मांगते हैं? एप्लीकेशन मांगते हैं। एक बार जब रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में क्या होता है कि जिस कैंडिडेट के पास नेसेसरी स्किल्स हैं, है ना, क्वालिफिकेशंस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो कैपेबल है उस काम को, जो जॉब पोजीशन है उसे परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है उसे हम चूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्शन।
ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, अब जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने उस एम्प्लॉय को, ठीक है, उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, उसे आप क्या करोगे, वो जॉब पोजीशन प्रोवाइड करोगे, है ना। जब आप उसको अपना वो जॉब असाइन कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसकी ओरिएंटेशन होगी, ओरिएंटेशन या फिर आप उसको इंडक्शन बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉय हैं उन्हें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है ना, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, कैसे क्या चीजें होती है, की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारी चीजों से फेमिलियर कराया जाता है। तो ये आपकी आती है ओरिएंटेशन के अंदर। और इसके बाद आपका क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, है ना, उनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ट्रेनिंग में जो उनकी स्किल्स रहती है, जो उनके जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, या फ्यूचर में अगर कोई जॉब पोजीशन अराइज हो रही है उसे परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसे आप क्या करते हो, इम्प्रूव होता है। किससे, ट्रेनिंग से। और डेवलपमेंट में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल एस्पेक्ट, जो हर एस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट होती है, जो इम्प्रूवमेंट होती है इन ऑल द एस्पेक्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग है ये नैरो टर्म है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो सबसे पहला आपका क्या आता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स ए तो सब में है। फिर आएगा आपका रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट आपका ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी, डी में नहीं है, तो डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन तो नहीं होना। फिर क्या आता है, सिलेक्शन। तो आप देखो ई कहाँ है, ई यहाँ है, तो आपका ना तो ए होगा ना तो बी होगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। अब हमें पता चल ही गया है कि बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, दैट इज ए, बी, ई, डी और सी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। अभी हमने स्टाफिंग के प्रोसेस को देखा, अब हम देख रहे हैं सिलेक्शन के प्रोसेस को। अब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि आपको दी गई है, आपको क्या करना है, इसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट सीक्वेंस है उसे आपको चूज करना है। तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उसे हम एलिमिनेट करते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर प्रोवाइडेड बाय देम इन द एप्लीकेशन। जो वो एप्लीकेशन देते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है, तो उससे हमें पता चलता है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं वो अनक्वालिफाइड है, वो एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए, इस जॉब पोजीशन के लिए, तो उन्हें हम एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। एक बार जब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है उसके बाद क्या होता है, आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करती है ना, टू टेस्ट द जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन डिसीजन, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ठीक है, क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। उससे पहले क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होगा और उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन ली जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। 1 मिनट रुक जाना।
तो क्या हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला आपका क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर आप डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करवाती है एक ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारी। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू लिया जाता है ना। जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और यहाँ इंटरव्यूई भी क्या कर सकते हैं, इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। एक बार जब आपकी इंटरव्यू हो जाती है तो फिर आपकी बैकग्राउंड चेक, जो आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते होगे तो वहाँ कुछ रेफरेंसेस लिए जाते होंगे आपके, है ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इससे आपकी जो बैकग्राउंड चेकिंग होती है वो किया जाता है। तो फोर्थ आपका बैकग्राउंड चेक आ गया। नेक्स्ट क्या आता है आपका, लास्ट में सिलेक्शन डिसीजन। लास्ट में क्या आता है, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है। लास्ट में नहीं, मतलब जहाँ जितने स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन। इसके बेसिस पे जब ये सारी चीजें हो जाएगी, इसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा मैनेजर के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ ये, ठीक है। तो फिफ्थ आपका सिलेक्शन डिसीजन। तो पहला आएगा आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो बी तो सब में। फिर आएगा आपका सिलेक्शन टेस्ट जो कि ए में है, तो ना तो आपका सी होगा ना तो डी होगा, दैट मीन्स या तो ए होगा या फिर बी होगा। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, तो ये दोनों में ही है ना, मतलब अभी तक दोनों आंसर हो सकता है, ठीक। अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया, अभी हम कंफर्म नहीं हो। फिर देखो, फिर आएगा आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, दैट मीन्स ई। तो ये आपका गलत हो गया, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होना है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट आ जाएगा, फिर आपकी आएगी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर आएगा आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड। अब हम जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज अवेलेबल हैं। एक हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के हेल्प से ही, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही क्या करते हैं, जो वेकेंट जॉब पोजीशंस है उसे हम फिल करते हैं। इंटरनल में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, हम बाहर के कैंडिडेट्स से, फ्रेश टैलेंट से हम क्या करते हैं, उन जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं। जब हम इंटरनल सोर्सेस की बात करें तो इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे, जैसे हम जानते हैं एक हमारा ट्रांसफर हो जाता है और दूसरा हमारा है प्रमोशन। और एक्सटर्नल सोर्सेज में बहुत सारे आते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारे। तो अब पूछा जा रहा है कि इनमें से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सी नहीं है। तो कैजुअल कॉलर जो है ये आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आती है ना। इसमें क्या होता है कि जो अनसॉलिसिटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनका डेटाबेस रखती है ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर फ्यूचर में जॉब वैकेंसी अराइज हो रही है तो वो क्या करेगी, उन कैंडिडेट से कंसल्ट करेगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करती है, जॉब गिवर और जॉब सीकर के बीच क्या करती है, जो गैप है उसे ब्रिज करती है ना। तीसरा आता है आपका ट्रांसफर में आप जानते हो कि ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, जिसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, वन जॉब टू अनदर और वन डिपार्टमेंट टू अनदर। एडवर्टाइजिंग आप जानते हो कि न्यूज़पेपर में, है ना, टेलीविजन में, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट किया जाता है। प्रमोशन आप जानते हो, इट इज द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर लेवल जॉब पोजीशन टू हायर लेवल जॉब पोजीशन। तो कैजुअल कॉलर्स आपके एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं, ट्रांसफर आपकी इंटरनल सोर्स में आती है, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल सोर्स में नहीं आएगी। एडवर्टीजमेंट भी आपकी एक्सटर्नल सोर्स में आती है, और जो प्रमोशन है ये आपके इंटरनल सोर्स में आएगी। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से एक्सटर्नल सोर्सेज कौन सी नहीं है, दैट मीन्स सी एंड ई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग कौन से मैनेजमेंट की कौन सी फंक्शनल एरिया का पार्ट है।
पहला है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट और चौथा है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं कि स्टाफिंग किसका पार्ट है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन एस्पेक्ट्स है उससे रिलेटेड है, जो ह्यूमन एसेट्स है, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरी है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट और चौथी आपकी ट्रेड टेस्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के नाम दिए गए हैं आपको और इधर उनकी मतलब एक्सप्लेनेशन दी गई है। मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है एक इंडिविजुअल की, उसे कौन सी टेस्ट से मेजर किया जाता है, तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। ये क्या मेजर करता है, इंडिविजुअल की पोटेंशियल की, कैसे वो नई चीजों को सीख सकता है कि नहीं ढंग से। तो ये कौन मेजर करता है, ये किससे मेजर करते हैं हम, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट से। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आईक्यू को टेस्ट करता है, जो आपकी नॉलेज है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, और पर्सनालिटी टेस्ट में क्या आएगा, क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस एंड रिएक्शन। इन सारी चीजों का जो इमोशंस है, रिएक्शंस है, इन सारी चीजों का जो वैल्यू सिस्टम है, इंटीग्रिटी है, इन सारी चीजों का पता हमें किससे चलता है, पर्सनालिटी टेस्ट से। दैट मीन्स 1 का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का आपका 2 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। फिर से वही क्वेश्चन आ गई सीक्वेंस वाली। अभी भी हमें क्या करना है, स्टाफिंग फंक्शंस के स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगी हमारी, सबसे पहले हमारी आएगी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद हमारी सिलेक्शन आ जाएगी, फिर आएगा हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर आ जाएगी हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अब देखो, अब क्या है आपका ए, बी, सी, डी और ई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, एक मिनट, आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फिर से आपको सिलेक्शन टेस्ट के बारे में दिया गया है। लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और लिस्ट 2 में नाम दिया गया है। इंडिकेटर ऑफ अ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी, है ना, जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसकी लर्निंग एबिलिटी को, उसकी आईक्यू को, है ना, उसके नॉलेज को, उसके डिसीजन मेकिंग पावर को कौन टेस्ट करता है, किससे टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड क्लूज टू अ पर्सन्स वैल्यू सिस्टम, इंटीग्रिटी। अभी हमने बात की कि किससे होता है, हमारा पर्सनालिटी टेस्ट से। नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। तो ये किसके द्वारा हम करते हैं, ये करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। और नेक्स्ट आता है इंडिकेटर फॉर द पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। तो ये किसके द्वारा होता है, ये किससे टेस्ट करते हैं हम, इंटरेस्ट टेस्ट से, कि पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है ना, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होना चाहता है ना, कौन से काम में। ठीक है, तो उससे उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हमें पता चलता है, उसके इन्वॉल्वमेंट से। तो 1 का आपका 3 हो गया। ठीक है,
बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका 1 हो गया और डी का आपका 2 हो गया। 3 4 सी का 1 डी का 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, रस्किन द सेल्स सुपरवाइजर ऑफ एमटीएस लिमिटेड, यहाँ ऐसे कर, हाँ सुपरवाइजर, रस्किन एक सेल्स सुपरवाइजर है एक कंपनी का जिसका नाम क्या है? एमटीएस लिमिटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है। is in the process of selecting salesman for his unit। अब वो क्या कर रहा है? वो सेल्समैन सेलेक्ट कर रहा है अपने यूनिट के लिए। अरेंज द स्टेप्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू विच ही वुड अंडरटेक। अब आपको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद की जो स्टेप्स होती है वो आपको दी गई है, आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला आपका सिलेक्शन डिसीजन दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है? आपका मेडिकल एग्जाम दिया गया है, फिर है आपका जॉब ऑफर्स, फिर है आपका क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और फिर है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब हमने देखा था जब एक बार एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाती है तो उसके बाद क्या आता है? हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, ठीक है। फिर हम कैंडिडेट की बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आपका सिलेक्शन डिसीजन। फिर आपका क्या आता है? सिलेक्शन डिसीजन। एक बार जब सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है उसके बाद क्या होती है? आपकी जो फिटनेस को चेक किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कंडक्ट करवाते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। उसके बाद जॉब ऑफर्स आता है, फिर आप क्या करते हो? एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करते हो, और लास्ट में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है एम्प्लॉयमेंट की वो सारी स्टेटेड रहती हैं। तो आपका आ गया ई, ए, बी, फिर आ गया आपका सी, डी। ई, ई, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ई में आपका पहला रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, ए में आपका सिलेक्शन डिसीजन, बी में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, सी में जॉब ऑफर और डी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, एक आपको केस स्टडी दी गई है, एक पैराग्राफ दिया गया, एक टेक्स्ट दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिस्टर राहुल, अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, इज वर्किंग इन द XYZ रबर लिमिटेड। अब मिस्टर राहुल एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, उसने मैनेजमेंट के फील्ड में ग्रेजुएशन करा है और वो कहाँ काम कर रहा है? XYZ रबर लिमिटेड एक कंपनी है, फॉर द लास्ट 10 years, 10 साल से, है ना। His performance is always consistent and many a times he received the बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, कंसिस्टेंट थी, है ना, और इसकी वजह से उसे कई बार बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला है मैनेजमेंट की तरफ से। But in the last 2 years, it is observed that his performance is gradually getting low। लेकिन पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हो रही है ना। क्या हो रही है? लो हो रही है। The department tried to identify his reasons for low performance, but did not get much information from him। फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने एक प्रयास किया कि हम पूछें कि आपकी जो परफॉर्मेंस ये डिटोरिएट हो रही है इसके रीजंस क्या है, लेकिन उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई उससे। But in recent months, some employees had shown disappointment on present leadership pay system and communication। ठीक है, maybe it was the reason for the low performance of Mr. राहुल। लेकिन अभी recent month में, कुछ महीनों में, कुछ employees ने disappointment show किया। किसके लिए? जो प्रेजेंट लीडरशिप पे सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए। और मे बी यही रीजन हो सकता है मिस्टर राहुल की लो परफॉर्मेंस का, जो उसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि मिस्टर राहुल्स प्रॉब्लम मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय विच डिपार्टमेंट। अब बोला जा रहा है कि जो मिस्टर राहुल की प्रॉब्लम है उसे कौन सी डिपार्टमेंट देखेगी? पहला है फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है आपका HR डिपार्टमेंट और चौथा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो राहुल क्या है? एक एम्प्लॉय है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, ठीक है। अब जो यहाँ उसकी जो प्रॉब्लम है
वो कौन देखेगा? HR डिपार्टमेंट देखेगा, क्योंकि वो ह्यूमन एस्पेक्ट, जो ह्यूमन एसेट्स है, जो ह्यूमन साइड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे डील करता है। तो उसके प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, कौन देखेगा? HR डिपार्टमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वर्टिकल शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉयज की। वर्टिकल शिफ्टिंग मीन्स यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स फ्रॉम लोअर लेवल जॉब पोजीशन टू हायर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल, एक मिनट, लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो ये वर्टिकल शिफ्टिंग जो होती है एम्प्लॉयज की एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के बारे में बोला जाता तो उस हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट किया जाता है, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे, या फिर एक जॉब से दूसरी जॉब से एक जॉब पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्टिकल शिफ्टिंग की बात की जा रही है, तो क्या होगा? प्रमोशन, ट्रांसफर, इंटरव्यू या फिर प्लेसमेंट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। ये एक ट्रेनिंग मेथड है जिसमें जो एम्प्लॉयज है वो जिस मशीन के साथ एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम करेंगे, उस मशीन के साथ काम करना सीखते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये उन्हें एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं दी जाती है, कहीं और दी जाती है। एक डमी वर्क प्लेस क्रिएट किया जाता है, वहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। नेम द ट्रेनिंग मेथड एक्सप्लेन्ड हियर। इस ट्रेनिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं? केस स्टडी बोलते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं, या फिर इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोसेस है, सॉरी ट्रेनिंग मेथड है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ऑफ द जॉब मीन्स यहाँ जो एक्चुअल जॉब वर्क प्लेस है वहाँ ट्रेनिंग नहीं दी जाके कहीं और दी जाती है। जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं दी जाती है। कहाँ दी जाती है? कहीं और। ठीक है, वहाँ एक डमी वर्क प्लेस क्रिएट किया जाता है और वहाँ एम्प्लॉयज जिस मशीनरी को वो अपने एक्चुअल वर्क प्लेस पे, रियल वर्क प्लेस पे हैंडल करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, उसी के साथ उन्हें काम करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग आप जानते होंगे कि जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, जब आप थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हो, तो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आप किसी कंपनी में, बिजनेस में जाके क्या करते हो? कुछ काम करते हो। ठीक है, तो उसे हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। केस स्टडी में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं जो बिजनेस फेस करती है, वो दिया जाता है सॉल्व करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स होते हैं आपके ट्रेनिंग के। नेक्स्ट आता है प्रोसेस विच प्रोवाइड्स फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प एम्प्लॉय ग्रोथ। अब देखो, ये ऐसी प्रोसेस होती है जो एम्प्लॉयज को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे उनका ग्रोथ होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, या फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको एक पैसेज दिया गया है, केस स्टडी है ये। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनटीए पूछती ही है ना, स्पेशली बिजनेस स्टडीज में, जो कि आपकी थ्योरी पेपर है ना। बस आपके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए इसमें, बाकी आप इसमें फुल मार्क्स, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस स्टडीज है आपकी। ठीक है, तो क्या है? मिस्टर अविनाश हैज जॉइंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, मिस्टर अविनाश एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि गारमेंट्स प्रोड्यूस करती है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। As a vice president, he was given the responsibility of increasing the production
एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। अब वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किस चीज की, कि आप क्या करो, प्रोडक्शन इंक्रीज करवाओ, ठीक है, जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है उसे इंप्रूव करवाओ। He observed that managers relied on their personal judgment while attending the problems they confronted. ठीक है, उन्होंने देखा कि मैनेजर किस पे रिलाई कर रहे थे, यहाँ पे अपने पर्सनल जजमेंट्स पे. So he recommended work study which will result in saving time, efforts and increasing efficiency. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप क्या करो, वर्क स्टडी को फॉलो करो. वर्क स्टडी के बारे में हमने पढ़ा था. वर्क स्टडी के अंदर डिफरेंट स्टडीज आती थी, टाइम स्टडी आती थी, है ना, मोशन स्टडी आ जाती थी, फटीग स्टडी आती है. ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वर्क स्टडी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन पूछी ही जाती. ठीक है, आप बताओगे. ठीक, अब देखो इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होंगी, है ना, एफर्ट्स भी सेव होंगे और क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. He also noticed that management was not honoring their commitment. उन्होंने और भी चीज देखा, और भी चीज नोटिस किया कि जो मैनेजमेंट थी वो भी लॉयल नहीं थी, है ना, वो अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर रही थी. He surveyed the market too. उन्होंने मार्केट की भी सर्वे की. He studied to survey shows that the demand can be increased through diversification. उन्होंने जो स्टडी की उससे पता चला कि डिमांड कैसे इंक्रीज की जा सकती है, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. He decided to diversify into footwear and handbag. पहले वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे, गारमेंट्स. अब उन्होंने सोचा कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें और हम क्या चीजें बनाएं, फुटवेयर और हैंडबैग्स. He created divisions for garments, footwears, handbags and made the divisional managers responsible for performance. अब उन्होंने अलग अलग डिविजन्स बनाए प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, जैसे गारमेंट्स, फुटवेयर, हैंडबैग्स, और जो रेस्पेक्टिव डिविजन्स थे उनके डिविजनल मैनेजर्स भी हायर किए, ठीक है, अपॉइंट किए, ठीक है, और उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराए उनके परफॉर्मेंस के लिए कि आप अपने डिवीजन के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक मिनट. अब देखो, अब क्या है, अब क्या बोला गया कि ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग. अलग अलग डिवीजन सब इंडिपेंडेंट थी. उन डिवीजन में जो अलग अलग डिवीजन थी प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, जैसे गारमेंट, फुटवेयर, उनमें अलग अलग जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म हो रही है. नाउ he decided to fill the various job positions created with the right person. अब उसने डिसाइड किया कि जो वेरियस जॉब पोजीशंस उन्होंने क्रिएट हुई है, जो वेरियस जॉब पोजीशंस
क्रिएट हुई है उसे वो राइट पीपल, जो राइट पर्सन जिसके पास नेसेसरी स्किल्स हैं, है ना, क्वालिफिकेशंस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो एलिजिबल है उस काम को परफॉर्म करने के लिए उससे फिल करेंगे। फॉर दिस ही एनालाइज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्कर्स नीडेड। इसके लिए उन्होंने क्या एनालाइज किया, उन्होंने एनालाइज किया कि उन्हें कितने वर्कर्स चाहिए और किस टाइप के वर्कर्स चाहिए। ठीक है, अब देखो, he got his organization registered at naukri.com। इसके लिए क्या किया, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया किस पे, naukri.com पे, मतलब उसने अपनी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट उस पे करना शुरू कर दिया। तो क्या है आपका, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय मिस्टर अविनाश व्हेन ही एनालाइज्ड द नीड फॉर नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। अब बोला जा रहा है कि हमने देखा कि एक कंसेप्ट मिस्टर अविनाश ने यूज किया, दैट इज ही एनालाइज्ड द नीड फॉर नंबर एंड क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कि उन्हें कितने वर्कर्स चाहिए और उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, है ना, किस टाइप के वर्कर्स चाहिए, है ना, ये इन सारी चीजों को उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड वर्कफोर्स, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलेस एनालिसिस या फिर वर्कफोर्स एनालिसिस। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें हम क्या एनालाइज करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कौन से टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है उसकी एनालिसिस जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कलोड एनालिसिस। क्या बोलते हैं, वर्कलोड एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, दैश लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। अब ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की शिफ्टिंग होती है, एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जाता है हायर जॉब पोजीशंस पे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाती है ना, उनका स्टेटस भी ज्यादा हो जाता है, उनकी पेमेंट भी ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं या फिर वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं प्रमोशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फर्स्ट 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। सेम क्वेश्चन है, पहले आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, दूसरा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तीसरा आपका क्या हो जाए, सॉरी यहाँ एस्टिमेटिंग, पहला आपका हो जाएगा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, दूसरा आ जाएगा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन आ जाएगा, चौथा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और पांचवा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स सी सॉरी डी ए ई सी बी, हाँ डी ए ई सी बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and business firms cooperate to provide practical knowledge and skills to the selected candidates carrying on the regular studies for the prescribed period। अब ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ऑन द जॉब मीन्स जो एक्चुअल वर्क प्लेस है वहीं ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को। इसमें क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बिजनेस फर्म्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं और इसमें कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज किया जाता है जो कि वो अपने रेगुलर स्टडीज के साथ साथ कैरी आउट करते हैं और ये प्रेस्क्राइब पीरियड, एक प्रेस्क्राइब पीरियड के लिए होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, जॉब रोटेशन बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बोलते हैं या इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और अगर ये पेड हो, अगर पेमेंट की जाती है, कुछ पेमेंट की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस पेमेंट को हम बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं, जो आपको इंटर्नशिप से मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड। ठीक, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। वही है सिलेक्शन प्रोसेस, पहला आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा आपका सिलेक्शन टेस्ट आता है, तीसरा आपका आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर आएगा आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक और पांचवा आएगा सिलेक्शन डिसीजन। दैट मीन्स ECA
बी एंड डी। हाँ, ई सी ए बी डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरी जॉब में या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में क्या किया जाता है, उनकी शिफ्टिंग होती है, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज नहीं होती है और ना ही उनके स्टेटस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं, प्लेसमेंट बोलते हैं, या ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या आती हैं? आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी, है ना, कैजुअल कॉलर्स आएंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट आती है, और ये ट्रांसफर और प्रमोशन जो है ये आपकी किस में आएगी? इंटरनल सोर्सेज में आएगी। और एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या आएंगी? ए, बी और सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग दैट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग of prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं और उनसे क्या करते हैं? एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं कि इस जॉब पोजीशंस के लिए क्या करो, आप अप्लाई करो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, या करियर प्लानिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, जिसमें हम पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स क्रिएट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट देखो, स्टाफिंग क्या होता है? सेटिंग गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसलेशन ऑफ प्लान्स इनटू एक्शंस, तीसरा है पुटिंग राइट पीपल इन राइट जॉब, और चौथा है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो स्टाफिंग क्या होती है? पुटिंग राइट पीपल इन द राइट जॉब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्सेज फॉर फिलिंग पोजीशन इज। जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होती है इसका जो यूज हम करते हैं, सो इसकी क्या एडवांटेज हो सकती है, क्या बेनिफिट होती है? इंडेक्स फ्रेश टैलेंट, तो ये तो एक्सटर्नल सोर्सेज से होते हैं, बाहर के कैंडिडेट्स को हम हायर करते हैं। दूसरा गिव्स वाइडर चॉइस, ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज से होते हैं क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल रहते हैं। तीसरा है मोटिवेटिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ये आपका एडवांटेज है इंटरनल सोर्सेस का कि ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हें मोटिवेट करता है। कैसे? जब हम इंटरनल सोर्सेस का यूज करते हैं तो इसमें जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसे हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के हेल्प से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से हम क्या करते हैं? उन जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं। तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए। अगर अच्छे काम वो करेंगे तो इससे उनकी प्रमोशन होगी। ठीक है, तो इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द ट्रेनिंग टेक्निक विच डुप्लीकेट्स द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट। ये ऐसी ट्रेनिंग मेथड है या फिर टेक्निक है जो एक्चुअल जॉब वर्क प्लेस जो होती है, जो वर्क एनवायरनमेंट होती है, उसकी डुप्लीकेट को यहाँ यूज किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था वो क्या बोलते हैं हम उसे? वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, dash is that process of examining the applicants which ensures that only the most appropriate persons have been appointed। ये ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें हम एप्लीकेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो मोस्ट एलिजिबल, जो मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट है, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो एलिजिबल है, जो बेस्ट कैंडिडेट है, उसे हम सेलेक्ट कर पाए, अपॉइंट कर पाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, या फिर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट विथ।
तो पहला है आपका स्ट्राइक, दूसरा है लॉकआउट, तीसरा है डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज और चौथा है इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। तो कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, डैश इज द मेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट है ना, क्या बेनिफिट हो सकती है, एक मिनट, क्या बेनिफिट हो सकती है। तो पहला है इंक्रीज इन मोटिवेशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल पीस, सी है बोथ ऑफ द अबव और डी है स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। तो इससे मोटिवेशन भी इंक्रीज होती है अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियल पीस भी रहती है, मतलब अगर वो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं अगर वो सेटिस्फाइड रहेंगे तो इससे वो ना तो कोई डिस्प्यूट अराइज होगी, ना ही कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होगी, सारी चीज़ें स्मूथली होगी, जिससे इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव होगा, स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ यंग ब्लड ये तो नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पर्सन अंडरगोज अ कोर्स इन इंजीनियरिंग इज। अब कोई पर्सन अगर इंजीनियरिंग की कोर्स कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं या ऑल ऑफ द अबव। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग इज गिवन टू द टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, अब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, लेबर रिलेशन की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, What टाइप ऑफ प्रोसेस सिलेक्शन इज। अब ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं जो कि बेस्ट है। अब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, है ना, ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और इसमें से हम क्या करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट जिसके पास नेसेसरी स्किल्स हो, है ना, एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो, है ना, उन्हें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन को क्या बोला जाता है, सिलेक्शन को बोला जाता है नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें हम एलिमिनेट करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, नेगेटिव प्रोसेस। वहीं अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेंट्स को, कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, आफ्टर क्रॉसिंग द बार ऑफ फिजिकल टेस्ट विच लेटर इज गिवन टू द सेलेक्टेड पर्सन। अब देखो, जब एक जो सेलेक्टेड एम्प्लॉय है या फिर कैंडिडेट है, जब उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाती है, फिजिकल टेस्ट हो जाता है, तो उन्हें कौन सा पेपर दिया जाता है, लेटर ऑफ रिग्रेट, अपॉइंटमेंट लेटर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो उन्हें क्या दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है या फिर आप उसे जॉब ऑफर भी बोल सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, डैश इज इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या आएंगी आपकी, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, बोथ ऑफ द अबव या जनरल नॉलेज टेस्ट। तो क्या आएगी, बोथ ऑफ द अबव। इंटरेस्ट टेस्ट भी आएगी आपकी और इंटेलिजेंस टेस्ट भी आएगी। इंटेलिजेंस टेस्ट से आईक्यू चेक किया जाता है ना, जो आपकी नॉलेज है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, पावर है, उन्हें चेक किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट में जो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो इन्वॉल्वमेंट है, उसे चेक किया जाता है ना। तो आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव। This explains the reasons for increase in importance of staffing। अब कौन से रीजंस हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहला है इंक्रीज इन बिजनेस ऑपरेशंस, बी है रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटीज इन ह्यूमन बिहेवियर और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही रीजंस होते हैं, ये सारे ही रीजंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, इट इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सी इंटरनल सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रांसफर, प्रमोशन आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की मेथड है, जबकि ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज में आती हैं, जहाँ एक नोटिस प्लेस किया जाता है जो मेन गेट है होती है फैक्ट्री की, और उसे देख के जो वर्कर्स हैं वो एक दिन इकट्ठा होते हैं,
है ना, फिर उनका क्या किया जाता है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से नहीं है इंटरनल सोर्स में, दैट मीन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट देखो, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स लर्न वाइल वर्किंग विद सुपीरियर्स। अब देखो, ये एक ऐसी ट्रेनिंग मेथड है जिससे वर्कर्स को काम करना सिखाया जाता है, किनके साथ, ताकि वो स्किल्स सीखें, वो काम करना सीखें, किनके साथ, अपने सुपीरियर के साथ। तो क्या बोला जाता है, कौन सा मेथड होता है ये, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन या कोचिंग। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एक मास्टर वर्कर को हायर किया जाता है और वो ट्रेनीज को ट्रेन करते हैं, काम करना सिखाते हैं, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। What is not included in staffing? स्टाफिंग में क्या चीजें नहीं आती है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग या प्रमोशन। डायरेक्टिंग ये फोर्थ फंक्शन है, ये अलग चीज है, ये फोर्थ फंक्शन है किसकी, मैनेजमेंट की। डायरेक्टिंग में आपकी सुपरविजन आती है ना, फिर क्या आती है, आपकी मोटिवेशन आती है, लीडरशिप आती है, कम्युनिकेशन आती है, तो ये एक सेपरेट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपकी स्टाफिंग में नहीं आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट क्या क्या है स्टाफिंग की, पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही एलिमेंट्स होते हैं आपकी स्टाफिंग की, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, विथ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टाफिंग रिलेटेड टू। पहला है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल, सी है गवर्नमेंट और डी है इंडिविजुअल। तो ये किस में आएगा, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। किस में आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है, वहीं सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। अब बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग जो है वो जॉब से रिलेटेड होती है, जॉब पे फोकस करती है कि जो हमें स्किल्स चाहिए अपने जॉब को करने के लिए, या फिर फ्यूचर में अगर कोई जॉब पोजीशन अराइज हो रही है तो उसे करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। और डेवलपमेंट जो है वो करियर ओरिएंटेड है, ये ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करती है, ओवरऑल ग्रोथ की बात करती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज ब्रॉड एंड दैट ऑफ डेवलपमेंट इज लिमिटेड। अब बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग की स्कोप ब्रॉड होती है, वाइडर होती है, तो ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट की जो स्कोप है वो ब्रॉड होती है, जबकि ट्रेनिंग की क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ उल्टा किया गया, उल्टा बताया गया है, रिवर्स ऑर्डर में बताया गया है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अंडर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड इन फील्ड और फील्ड। अब देखो, ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयज को कौन सी फील्ड में ट्रेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर फील्ड में, 2, 3 और ऑल। तो क्या बोलेंगे हम, ऑल, ऑल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अब देखो, अंडर विच ट्रेनिंग मेथड फैक्ट्री लाइक कंडीशंस आर क्रिएटेड। अब कौन सी ट्रेनिंग मेथड में फैक्ट्री लाइक कंडीशन, नॉट एक्चुअल वर्क प्लेस, लाइक, ठीक है, उसके तरह। तो ये किस में होता है, अभी देखा था इंडक्शन में, अप्रेंटिसशिप में, वेस्टिबल में या इंटर्नशिप में। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि ऐसा किस में होता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, वर्कफोर्स एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ। अब ये जो वर्कफोर्स एनालिसिस है ये आपके किसका पार्ट है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का, या फिर एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपके एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के अंदर दो आती है एनालिसिस, एक आपका वर्कफोर्स एनालिसिस और दूसरा वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में कितने एम्प्लॉयज और किस तरह के एम्प्लॉयज हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हम एनालाइज करते हैं, उन्हें हम चेक करते हैं। वहीं वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर कि कितने एम्प्लॉयज और किस टाइप के एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका एस्टिमेशन हम करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखो, अ टेस्ट टू मेजर द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज इन अ पोटेंशियल एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्किल्स या जो नॉलेज है, लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज है, उसे कौन सी टेस्ट के थ्रू हम मेजर करते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसे हम कौन से टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं? ट्रेड टेस्ट के थ्रू। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम आईक्यू चेक करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, सॉरी पावर नहीं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हम चेक करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, वैल्यूज हैं, इमोशंस हैं, इंटीग्रिटी है, उन्हें चेक करते हैं। और एप्टीट्यूड में कि उनकी पोटेंशियल टू लर्न द न्यू स्किल्स, कि कैसे वो नई स्किल्स को सीख रहा है, उससे हम चेक करते हैं। जब हम एग्जिस्टिंग स्किल्स या नॉलेज की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू वी कॉल कीपिंग द एम्प्लॉयज टेम्पररीली अवे फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटिंग हिम? तो पहला क्या होगा? डिमोशन। दूसरा क्या होगा? प्रमोशन। तीसरा है ट्रांसफर या फिर ले ऑफ। तो क्या बोला जाता है इसे? ले ऑफ। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? ले ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप देखो, When does the personal manager acts as the line manager? जो पर्सनल मैनेजर है वो लाइन मैनेजर की तरह कब एक्ट करते हैं? When he performs the function of staffing as a function of management, जब वो स्टाफिंग के फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। व्हेन ही कंप्लीट्स द जॉब ऑफ स्टाफिंग एज द पार्ट ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जब वो स्टाफिंग की जॉब को एज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करते हैं इन बोथ द सिचुएशन, और ही नेवर एक्ट्स एज अ लाइन मैनेजर। तो एक पर्सनल मैनेजर लाइन मैनेजर की तरह तब एक्ट करते हैं व्हेन ही परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, डैश इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। कौन से प्रोसेस से हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जो कैपेबल है, एलिजिबल है, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, नॉलेज है, क्वालिफिकेशंस हैं किसी जॉब को करने के लिए, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस प्लानिंग से, स्टाफिंग से, बोथ ऑफ द अबव या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम किससे कर सकते हैं? स्टाफिंग के थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, filling up of blank application form during the selection process contains information about। अब ये जो application form हम fill करते हैं selection process के टाइम, इसमें क्या क्या चीजें आती है? आपकी qualifications आती हैं, personal information आती है, या फिर minimum acceptable salary आती है। तो ये सारी ही चीजें आप क्या करते हो? अपने application form में fill करते हो। तो क्या हो जाएगा? all of the above। नेक्स्ट देखो, सेंडिंग एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू अ लोअर पोजीशन इज कॉल्ड। अब कोई एम्प्लॉय अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है या इनएफिशिएंट हो जाता है, तो उसे लोअर लेवल जॉब पोजीशन हम प्रोवाइड कर देते हैं या लोअर पोजीशन पे भेज देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं, डिमोशन बोलते हैं, या फिर ले ऑफ बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिमोशन बोलेंगे, डिमोशन बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग इज नीडेड। कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे स्टाफिंग की नीड होती है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या ऑल द लेवल्स? तो हर लेवल पे जो स्टाफिंग है ये पर्वसिव फंक्शन रहती है, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है, हर लेवल पे चाहिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट देखो, दिस डिटरमाइंस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। इस स्टडी से, इस एनालिसिस से पता चलता है कि कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए और कौन से टाइप के एम्प्लॉयज हमें चाहिए काम करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, सिलेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्कलोड एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो क्लियर है सारी चीजें? आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी कुछ आपको कुछ डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट्स को कवर करूं। तब तक के लिए थैंक यू।